हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज की वीडियो में मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ। आपसे ये दो क्वेश्चन ही इस चैप्टर में से पूछे जाते हैं, या तो आपसे फ्यूल के सिद्धांत पूछेंगे या टेलर के सिद्धांत पूछेंगे। इससे पहले मैंने आपको बता दिया फ्यूल के सिद्धांत, आज हम बात करते हैं टेलर के सिद्धांत की। आपसे क्वेश्चन आपका एग्जाम में 15 मार्क्स में ये क्वेश्चन आपका आएगा। ये क्वेश्चन आपका ऐसे आ सकता है कि वैज्ञानिक प्रबंध विचारधारा के विकास में टेलर की भूमिका की व्याख्या कीजिए, या टेलर के योगदान की व्याख्या कीजिए। मतलब कुछ भी आपसे पूछे टेलर के बारे में, 15 मार्क्स में भूमिका पूछे, योगदान पूछे, तो एक ही बात है, तो आपको ये एक्सप्लेन करनी है। पद्धतियां आ जाए, सिद्धांत आ जाए, कोई भी नाम आए, आपको यही एक्सप्लेन इसमें करना है। सबसे पहले मीनिंग की बात करें तो आपको लिखना है F.W. टेलर का जन्म सन 1856 में अमेरिका में हुआ था। सन 1878 में मिडवेल कंपनी में वह श्रमिक के रूप में कार्य करने लगी। टेलर ने कार्य करने के संबंध में 2 परीक्षण किए। उसने क्या है, 2 परीक्षण किए। इन दोनों परीक्षणों में उन्होंने काम करते हुए श्रमिकों की गतिविधियों का सूक्ष्म रूप से अवलोकन करके उनका अध्ययन किया। वह मुख्य रूप से कर्मचारियों की कार्यक्षमता से जुड़े हुए थे। मतलब क्या है, 1856 में अमेरिका में क्या हुआ था, उनका जन्म हुआ था, और 1878 में उन्होंने क्या किया, एक श्रमिक के रूप में कार्य करा और 2 परीक्षण किए। उसने अनुभव किया कि मतलब कैसी कैसी उनकी श्रमिकों की परिस्थितियां है, उसके आधार पर उसने 2 अवलोकन किए थे। तो उसके बाद आपको दे रखा है, आपको वैज्ञानिक प्रबंध का अर्थ लिखना है। वैज्ञानिक प्रबंध का अर्थ आपको मैं बताती हूँ क्या होता है। वैज्ञानिक प्रबंध में क्या होता है, जैसे हम क्या देखते हैं, जैसे हम भौतिक जो हमारी वस्तुएं होती है, जैसे वो हमारे बिना कार्य नहीं कर सकती। मतलब जब हम उनको क्या है, मशीन को चलाएंगे तभी वो क्या है, मशीन कार्य करेगी। उसी तरह कहा गया है कि व्यक्ति भी अपने आप कार्य नहीं करता, व्यक्ति से भी कार्य कराना हमें पड़ता है। तो हम व्यक्ति को कैसे भी कार्य करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। जैसे उनकी हम क्या कर सकते हैं, उनकी उसमें सैलरी में हम क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, या हम उसको अभिप्रेरित कर सकते हैं, या उसको निर्देश दे सकते हैं। बहुत सारे हम क्या कर सकते हैं, मेथड्स को अपना सकते हैं। तो हमें क्या है कि भौतिक संसाधनों के साथ साथ हमें व्यक्तियों पर भी ध्यान देना चाहिए। ये आपको 2-3 लाइन में इसका मीनिंग एक्सप्लेन करना है। उसके बाद मेन बात करते हैं हम वैज्ञानिक प्रबंध की पद्धतियां कौन कौन सी होती है। सबसे पहली पद्धति है वो है आपकी वैज्ञानिक ढंग से कार्य निर्धारण, साइंटिफिक टास्क सेटिंग। वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत सर्वप्रथम यह निर्धारित किया जाता है कि एक श्रमिक कार्य की आदर्श एवं प्रमापित दशाओं में तथा आपसी विश्वास व सहयोग से एक दिन में औसतन कितना कार्य कर सकेगा। यह प्रमापित कार्य उचित कार्य को आधार प्रदान करता है, श्रमिकों को अपनी कार्य क्षमता से कम कार्य करने से रोकेगा। यह प्रमापित कार्य न तो बहुत ज्यादा होना चाहिए, न ही बहुत कम होना चाहिए। यदि यह कार्य बहुत ज्यादा है तो उस स्थिति में यह श्रमिकों में निराशा लाता है, तथा बहुत कम है तो उद्देश्यों को प्राप्त करने में समस्या आती है। मतलब हम क्या कर सकते हैं, कार्य का निर्धारण कर सकते हैं। जैसे हम क्या करते हैं कि एक जो हमारा क्या है कर्मचारी है, उसको क्या है 10 यूनिट क्या है प्रोड्यूस करनी है। ठीक है, पूरा दिन में उसको कितनी यूनिट प्रोड्यूस करनी है, 10 प्रोड्यूस करनी है। अगर उनने 10 से ज्यादा यूनिट प्रोड्यूस कर दी, मतलब 12 यूनिट प्रोड्यूस कर दी, तो वो थक जाएगा। ठीक है, उसके मन में निराशा होगी कि मतलब उसको सैलरी तो उतनी मिलेगी, लेकिन उसने 12 यूनिट प्रोड्यूस कर दी। ठीक है, तो श्रमिक क्या हो जाएंगे, निराश हो जाएंगे। उसके बाद अगर उसने प्रमापित इकाई से कम कार्य किया, मतलब उसने 8 यूनिट का प्रोडक्शन किया, तो क्या है उद्देश्य प्राप्ति में क्या हो आएगी, कठिनाई आएगी। तो हमें क्या है, उसको इस तरीके से हमें कार्य का क्या कर देना चाहिए, परिमाप निश्चित कर देना चाहिए कि ना तो वो क्या है ज्यादा कर सके कार्य और ना ही उसे कम करना पड़े। ठीक है, तो मतलब हमें परिमाप निश्चित कर देना चाहिए। उसके बाद है यह प्रमापित कार्य को निश्चित करने के लिए कुछ वैज्ञानिक तकनीकें प्रयोग में लाई जाती है, जिन्हें कार्य अध्ययन कहते हैं। कार्य अध्ययन के अंतर्गत एक संस्था में की जाने वाली सभी गतिविधियों तथा कार्यों का गहन अध्ययन किया जाना चाहिए। कार्य अध्ययन में निम्नलिखित 4 मतलब हमें कार्य का अध्ययन करना चाहिए कि कार्य किस तरह का है, कैसे करना है, कितना कार्य किस व्यक्ति को कैसे करना है, किस मेथड से करना है। तो इसके अंतर्गत हमारे दे रखे हैं पॉइंट। पहले कार्यविधि अध्ययन। कार्यविधि अध्ययन में हम क्या लिखेंगे, कार्यविधि अध्ययन में क्या होता है, कार्यविधि अध्ययन से अभिप्राय किसी वस्तु के निर्माण के लिए आवश्यक सभी क्रियाओं जैसे भूमि, श्रम, पूंजी तथा साहस इत्यादि का पूर्ण अध्ययन से है। इसके पश्चात योजना बनाना तथा नए कार्यों को, मतलब हमें पूरे संस्था के कार्य का निर्धारण करना होता है, कार्य का अध्ययन करना होता है कि हमारे पास भूमि कितनी है, हमारे पास श्रम कितनी है, पूंजी कितनी है, साहस कितना है, कितनी मशीनें हैं, कौन कौन से मेथड यूज करने हैं। तो हम उन सभी चीजों का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। उसके बाद सेकंड पॉइंट है आपका गति अध्ययन। गति अध्ययन से अभिप्राय
श्रमिकों की कामचोरी तथा अनावश्यक हरकतों के द्वारा होने वाली हानि से रोकनी है। श्री फ्रैंक गति अध्ययन के प्रमुख समर्थक है। मतलब जो फालतू की चीजें करते हैं, जैसे मिस्त्री होता है, मिस्त्री क्या होता है, चाय पीने में ही आधा आधा घंटा 1 घंटा लगा के बैठ जाता है। मतलब पीने के लिए बैठ जाता है तो बैठ ही जाता है। गपशप करने में जो टाइम वेस्ट करते हैं श्रमिक, उनको क्या है दूर करना। ठीक है, हम देखते हैं कि उन्होंने कितने टाइम में कितना कार्य किया है, गति मतलब कितनी गति से कार्य किया है। समय अध्ययन, और उसके बाद हम समय देखते हैं कि 1 घंटे में उसने कितनी यूनिट प्रोड्यूस की, 2 घंटे में उसने कितनी यूनिट प्रोड्यूस करी, तो मतलब समय के अनुसार हम देखते हैं। उसके बाद थकान अध्ययन, थकान अध्ययन से अभिप्राय है कि श्रमिक अपने शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य को खोए बिना प्रसन्नता पूर्वक, मतलब ये नहीं है कि श्रमिक लगा रहे लंबे टाइम तक अगर वो काम करता चले जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, निराश हो जाएगा, वो अच्छे से कार्य नहीं कर पाएगा, उसको स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि बिना थके कर्मचारी कितनी देर तक कार्य कर सकता है। ठीक है, वो होता है थकान अध्ययन। सेकंड जो आपका पॉइंट है वो है कार्य की योजना। योजना बनाने से तात्पर्य है पहले से ही यह निर्धारित करना है कि भविष्य में क्या करना है, कैसे करना है, किस तरीके से करना है, कौन व्यक्ति करेगा, इन सब का निर्धारण हम क्या कर लेते हैं, एक प्लानिंग बना लेते हैं। यह एक लिखित योजना है जो वास्तविक क्रियाओं को शुरू करने से पहले मतलब हम लिख लेते हैं कि हमें पहले कौन सा कार्य करना है, फिर कौन सा करना है, कैसे करना है, किस तरीके से करना है, कौन कौन व्यक्ति उस कार्य को करेगा, कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, सबकी हम योजना बना के एक लिख लेते हैं। ठीक है। थर्ड पॉइंट है आपका श्रमिकों का वैज्ञानिक ढंग से चुनाव एवं प्रशिक्षण करना। इसके अंतर्गत श्रमिकों का चुनाव वैज्ञानिक पद्धति से किया जाता है। चुनाव का यह कार्य कर्मचारी विभाग को सौंपा जाता है। जो कर्मचारी विभाग है, जो मतलब कर्मचारियों का क्या करते हैं, एंट्री करते हैं। साधारण शब्दों में उचित पद पर उचित व्यक्ति का चयन करना, मतलब सही पद पर। ये नहीं है कि हम प्रबंधक के पद पर किसी अनपढ़ व्यक्ति को बैठा दे, मतलब जिस लेवल का वो बंदा है उसको उसी तरीके का कार्य देना। ठीक है। श्रमिकों की चुनाव में नियुक्ति के लिए एक उचित भर्ती तथा चुनाव विधि तैयार करनी चाहिए। चुनाव विधि के सभी कार्य अर्थात प्रार्थना पत्र की प्राप्ति, मतलब पूरा हमें क्या है कार्य करना चाहिए। जैसे प्रार्थना पत्र मंगाना चाहिए, पहले तो हमें एप्लीकेशन फॉर्म, जैसे हर जॉब में होता है, पहले एप्लीकेशन फॉर्म हम फिल करते हैं, फिर एग्जाम देते हैं, एग्जाम के बाद हम इंटरव्यू देते हैं। उन सभी का क्या है हमें सीक्वेंस में हमें फॉलो करके ही हमें क्या है भर्ती करनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद है प्रमापीकरण। प्रमापीकरण में हम क्या है, जो हमने प्रमाप निश्चित किए थे उसमें हम देखते हैं कि जितना हमने प्रमाप निश्चित किया था उस प्रमाप तक कितने व्यक्तियों ने कार्य किया है। अगर उससे कम है तो हम सुधारात्मक कार्रवाई करते हैं, अगर उससे ज्यादा है तो हमें प्रॉफिट ही होगा। ठीक है। प्रमापीकरण में ये होता है। उसके बाद है विशिष्टीकरण। विशिष्टीकरण में क्या होता है, टेलर ने संगठन के सभी स्तरों पर विशिष्टीकरण का सिद्धांत लागू करने का सुझाव दिया है। इस संबंध में उन्होंने क्रियात्मक पर्यवेक्षण तथा क्रियात्मक संगठन की धारणा को विकसित किया है। यह प्रारूप पूरी तरह से विशिष्टीकरण के सिद्धांत पर आधारित है। क्रियात्मक संगठन में कार्य को छोटे छोटे भागों में विभक्त करके प्रत्येक कार्य को विशेषज्ञ को सौंप दिया जाता है। मतलब क्या है, एक तो हम पूरा कार्य करें या एक हम क्या करते, पूरे कार्य को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दे और जो व्यक्ति जिस काम में निपुण है उसको वही कार्य दे दे, तो हमें जिससे क्या होगा, विशिष्टीकरण के लाभ प्राप्त होंगे। उसके बाद कार्य का वैज्ञानिक विभाजन। प्रत्येक संस्था में प्रभावपूर्ण सफलता प्राप्त करने के लिए सही व्यक्ति को सही कार्य